वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक। हम कर रहे थे अपना ओरल पैथोलॉजी। ठीक है, ओरल पैथोलॉजी हम पढ़ रहे थे स्टोम्स एंड सोदम में से, जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था मेरे ख्याल से डेंटिजरस सिस्ट के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्ट है ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स। अब ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स जो होते हैं, दीज आर रियली अनकॉमन लीजन्स, लेकिन जब होते हैं तो कैसे दिखता है, क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये किस लिए जाने जाते हैं? अपने रीकर होने के लिए, क्योंकि ये जो होते हैं आफ्टर रिमूवल भी हमारे पास दोबारा हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। 5 to 10% ऑफ द जो जॉ सिस्ट होते हैं वो अकाउंट करते हैं हमारे पास ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स के लिए। अनयूजुअल ग्रोथ पैटर्न होता है और मोस्टली क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई इनहेरिटेड सिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स में हमें क्या याद रखना है कि ये सिस्ट जो हैं ये ज़्यादातर कॉमन है मेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, और 70 to 80% कहाँ हो रहे होते हैं? मैंडिबल के। ठीक है, जो कि भी मोस्टली हमारे पास कौन से एरिया में हो रहे होते हैं? थर्ड मोलर रीजन होता है, या हमारे पास जो रेमस का असेंडिंग रेमस होता है मैंडिबल का, वहाँ हो रहे होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स इसके बहुत कम हैं। रूटीन रेडियोग्राफ में मोस्टली ये आ रहे होते हैं, लेकिन सिम्टम्स हमारे पास तब आते हैं जैसे पेन, इन्फेक्शन, पस। ठीक है, इसके ये वाले सिम्टम्स हमारे पास तब आते हैं जब हमारे पास कहीं सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो जाए उसमें सिस्ट में कोई सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हमारे पास जो है वो सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जो इसका क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिंग जो सिस्ट जो हमारे पास एक्सपैंड होती है। ठीक है, जैसे बाकी सिस्ट थी, जैसे हमारे पास डेंटिजरस सिस्ट थी, वो यूनिसिस्टिक या यूनिसेंट्रिक सेंट्रिक उसका जो है वो एक्सपेंडिंग वो था, पैटर्न था। ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। यूनिसेंट्रिक ऐसा होता है कि एक सेंटर था, ठीक है, और उसके गिर्द जो है वो आपकी सिस्ट इनलार्ज होती गई, इनलार्ज होती गई, इनलार्ज होती गई। दिस इज योर यूनिसेंट्रिक एक्सपेंडेशन ऑफ द सिस्ट। लेकिन जो हमारे पास ओडेंटोजेनिक केराटोसाइट्स होती है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में इनलार्ज होती है। जैसे अगर ये आपका जॉ है, ठीक है, ये आपका एंटीरियर रीजन है और ये आपके पोस्टीरियर रीजन्स हैं। ठीक है, तो आपकी जो सिस्ट होती है वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर इनलार्ज होती है। ठीक है, तो ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स की जो वो है केराटोसिस्ट की जो एक्सपेंडिंग वो है, क्या है, एनलार्जमेंट क्या है, प्रीडोमिनेंटली एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ये होते हैं, ये हमारे पास कैसे प्रेजेंट करते हैं? सॉलिटरी सिस्ट होती है, ठीक है, स्पोरेडिकली अराइज होती है, और हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही ये इनलार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, ग्रॉस बोनी एक्सपेंशंस कर सकते हैं ये। अब ये हमारे पास एसोसिएटेड किसके साथ होती हैं? डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक आ जाता है गॉर्लिंग सिंड्रोम, जिसको हम बेजल सेल नेवाई सिंड्रोम भी बोल रहे होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास बेजल सेल नेवाई सिंड्रोम है, जिसको हम गॉर्लिन गॉल्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैसा सिंड्रोम है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट जीन म्यूटेशंस हैं। वो क्या है कि हमारे पास PTCH1 जीन म्यूटेट हो जाता है ऑन क्रोमोसोम 9q22, या हमारे पास PTCH2 जीन म्यूटेट हो जाता है ऑन 1p32। ठीक है, ये डिफरेंट जीन्स हैं जो म्यूटेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट होती है। इसमें ये जो हमारे पास बेजल सेल नेवाई सिंड्रोम है, इसके हमारे पास डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस भी हैं। जैसे हमारे पास स्किन, ओरल और स्केलेटल में जो है वो हमें ये दिखते हैं। ठीक है, स्किन में हमारे पास नेवॉइड बेजल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, ओरल में हमारे पास मल्टीपल ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट हो सकती हैं, स्केलेटल में हमारे पास रिब एनोमलीज आ जाती हैं, CNS में हमारे पास सेरिब्राई फाक सेरिब्राई जो होता है उसकी कैल्सिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसके जो आपका पास बेजल सेल नेवाई है या गॉर्लिन गॉल्ड सिंड्रोम है, इसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है अदर देन योर ओरल। क्या बताया मैंने कि स्किन में कौन सी होती है? हमारे पास स्किन में आ जाता है नेवाई बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, नेवाई बेजल सेल कार्सिनोमा। ठीक है,
हमारे पास ओरल में आ जाता है केराटोसिस्ट, ठीक है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। ओकेसी हमारे पास स्केलेटल में आ जाता है। आपका रिब्स की रिब एनोमलीज आ जाती हैं, ठीक है, रिब एनोमलीज आ जाती है, शायद इस बुक में आगे लिखा हुआ भी है। और हमारे पास सीएनएस जो है उसमें आ जाती है हमारे पास फाक सेरिब्राई जो होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। क्या होता है, सॉरी, अच्छा, क्या होता है हमारा जो फाक सेरिब्राई है, फाक्स सेरिब्राई, ठीक है, उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट वो थे। अच्छा, ये सिंड्रोम जो आपके पास कौन सी जीन पे हो रहा होता है, क्रोमोसोम में वो होती है ट्यूमर आपकी पीटीसीएस जीन जो होती है ना, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, राइट। तो वो आपका कौन सा क्रोमोसोम वो कर रहा होता है, 9q, ठीक है, एक 9q क्रोमोसोम है आपके पास। अगर पीटीसीएच 1 है, ट्यूमर सप्रेसर जीन 1 है, तो आपका क्रोमोसोम 9q है। अगर ट्यूमर सप्रेसर 2 जीन है तो आपका क्रोमोसोम 1p है, ठीक है, जिनमें म्यूटेशंस होती हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ओडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट को लेके और क्या है कि हमारे पास आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब हम इसको सर्जिकली रिमूव भी कर दें, इफ़ यू कैन अप्रिशिएट ऑन दिस दिस पिक्चर, आपकी बुक में जो है ये आपके पास जो बना हुआ है, ठीक है, ये सारे आपके पास ओडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट है, ठीक है। और आप देखें जो पिछली आपकी जो पिक्चर थी आपकी डेंटिजरस सिस्ट की, उसमें एक गोल सर्कुलर या ओवल आपकी वो थी, क्या बोलते हैं, सिस्ट की एक रेडियोलूसेंसी थी। लेकिन इसमें आप देखें तो ये आपका एंटीरियर से अलग शेप आ रहा है और पोस्टीरियर से अलग शेप आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ आती है एक्सरे में, ठीक है। और आपके पास मोस्टली कहाँ और होता है, असेंडिंग रेमस में होता है, या आपका जो है वो मैंडिबल एरिया या थर्ड मोलर एरिया जो होता है उसके पास हो रही होती है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि जो हमारे पास जो लाइनिंग होती है, अच्छा, दूसरी बात, पहली बात क्या लिखी हुई है पहले इस पैराग्राफ के अंदर, कि हमारे पास जब हम इसको सर्जिकली रिमूव भी कर देते हैं तब भी ये जो है वो हमारे पास अगर कोई टिश्यू रह जाता है, देखिए वो किसी भी सिस्ट में, कोई भी आप किसी भी ट्यूमर की, किसी भी सिस्ट की, किसी भी कार्सिनोमा की सर्जरी करें, अगर वहाँ पे आपके कुछ स्टेम सेल्स रह गए हैं उसके सिस्ट को लेके, ठीक है, इन्फेक्टेड स्टेम सेल्स रह गए तो वो सिस्ट वापस रिकवर हो सकती है, ठीक है। आफ्टर सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर हम ये सिस्ट पूरी निकाल भी दें तो ये वापस हो जाती है, ठीक है। रिकरेंस रेट जो है इसमें लिखा हुआ है कि वो डिफर करती है, इट्स फ्रॉम 3 to 60%, ठीक है। इसके अलावा क्या है, द लाइनिंग ऑफ केराटोसिस्ट इज थिन, लाइनिंग क्या है, थिन और आराम से फट जाती है, टीयर हो जाती है, इसलिए जब हम रिमूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास रिकरेंस आ रही होती है, ठीक है। इतनी थिन लाइनिंग होती है कि जब आप उसको रिमूव कर रहे होते हो तो वो उसमें फट जाती है, जब वो वहां पे टीयर हो जाती है वो लाइनिंग, तो इसके चांसेस टू रिकर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपका क्या होता है, Caronese solution, a tissue fixative, may be applied to eliminate cyst remnants and surgical marsupialization. कह रहे हैं जब आप cyst remove कर रहे होते हो तो आप cyst बेशक सक्सेसफुली जो है वो रिमूव हो गई है, बट यू नीड टू अप्लाई अ सोल्यूशन दैट इज योर कैरोनीज सोल्यूशन, ठीक है, जो कि हमारे पास एक टिश्यू फिक्सेटिव है और एलिमिनेट कर देता है वो अगर वहाँ पे कोई रेमिनेंट रह गया है सिस्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, ऑन स्लाइड अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए एक तो ये बात हो गई कि हमारे पास ये थिन होती है इसकी लाइनिंग और फोल्डेड लाइनिंग होती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, जो कि हमारे पास 5 to 10 सेल थिक होती है लाइनिंग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि अगर ये उसकी वजह से है कि बेजल सेल नेवाए की वजह से है, या बेजल सेल लेयर अगर हम इसकी देखें तो उसमें कौन से एपिथेलियल होते हैं, या तो पेलिसिलेटेड कलमनर एपिथेलियम दिखेंगे आपको, या आपको क्यूबॉइडल सेल्स दिखेंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सिस्ट के अराउंड, देखो हर सिस्ट के अराउंड एक कैप्सूल होती है, कुछ सिस्ट के अराउंड होती है, कुछ सिस्ट के अराउंड नहीं होती है,
इस सिस्ट के अराउंड जो फिब्रॉइड कैप्सूल, फिब्रस कैप्सूल होती है, वो क्या होती है, थिन होती है और फ्री फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन। मतलब अगर आप वो कैप्सूल देखेंगे एक माइक्रोस्कोप के नीचे, यू वोंट फाइंड एनी सेल इन्फिल्ट्रेशन अदर देन आपकी अगर सिस्ट जो है वो सेकेंडरी इन्फ्लेम्ड है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सिस्ट सेकेंडरी इन्फ्लेम्ड होगी तो आपके पास सिम्टम्स भी आ रहे होंगे, ठीक है, जैसे पेन, स्वेलिंग, ये वाले सिम्टम्स भी आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी सिस्ट सेकेंडरी इन्फ्लेम्ड नहीं है तो ये आपके पास नहीं आएंगे। और अगर आपके पास एक बंदा आया है सिस्ट की आपको दिखा है कि ओ ये तो ओ के सी है, और आपके पास कंप्लेन के पास आया है कि पेन है, स्वेलिंग है, पस आ रहा है, ठीक है, ये सारी कंप्लेन्स आ रही हैं, तो आप उस बंदे का अगर बेसल सेल लेयर लें, उसकी बायोप्सी लें, बेसल सेल लेयर लें, तो उसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल की इन्फिल्ट्रेशन दिखेगी, ठीक है। सिर्फ उन केसेस में नहीं दिखेगी जो कि आपके रूटीन रेडियोग्राफ के केसेस में आपने जो है वो इनको कैच किया है कि यार यहाँ पे तो आपने रेडियोग्राफ देखा और बोला कि ओ यहाँ पे तो कुछ है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इट इज, ठीक है। तो उन सिचुएशंस में आपको बेसल सेल लेयर के अंदर, फिब्रस कैप्सूल के बेसल सेल लेयर के अंदर आपको फिर नहीं दिखेगी इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ठीक है। फिर आगे बात की गई है कि आपको स्टीलेट सेल्स दिखेंगे। अच्छा, ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है। अगर पेपर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आए तो अक्सर जो है वो इसके साथ स्टीलेट सेल्स जो है ना वो एसोसिएट किए गए होते हैं, तो यू नीड टू कीप एन आई ऑन दिस वर्ड एज वेल, ठीक है। स्टीलेट cells are more common in cysts associated with BCN. BCNS is your basal cell nevi syndrome, okay. स्टीलेट सेल्स कौन सी वाले उसमें देखेंगे जिनका ओरिजिन कौन सा होगा, आपका नेवाई सिंड्रोम की वजह से आ रहा होगा, ओडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ठीक है। केराटोसिस्ट कंटेन थिक क्रीमी वाइट चीजी मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ केराटिनस डिब्री। क्या होता है इसके अंदर, थिक क्रीमी वाइट केराटिनस या चीजी मटेरियल होता है, जो कि आपके पास क्या होता है, केराटिनस डिब्री होता है, ठीक है। फ्लूइड फिल होता है, देयर इज लिटिल फ्री फ्लूइड, और मोस्टली जो आपके पास लो सॉल्युबल प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, जो कि कितने होते हैं या किससे कम होते हैं, 40 ग्राम पर लीटर से कम होते हैं, और उसमें भी प्रोटीन आपका कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। फिर हमारे पास बात की हुई है इसकी, मेरे ख्याल से रेडियोलॉजी की बात की हुई होगी। अच्छा, इसमें फिर आगे आपको बताया हुआ है कि बेसल सेल नेवाई सिंड्रोम, जो मैं भी आपको इसके वो बता रही थी ना, फीचर्स बता रही थी कि अदर देन ओरल मैनिफेस्टेशंस आपके और कौन से हैं, तो वो आपका एक स्किन का आ गया, स्केलेटल आ गया और सीएनएस आ गया, और ओरल में तो आपका ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न इट, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, और क्यूटेनियस आपके स्किन लीजन्स कौन से होते हैं, नेवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्केलेटल में कौन सी आ जाती है, आपकी रिबम एनॉमलिटीज आ जाती है, एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, सो सॉरी। दूसरा आपके पास वर्टिब्रल डिफॉर्मिसिटीज आ सकती हैं, पॉलीडिक्टल क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, लेपिन पैलेट हो सकता है। सीएनएस में आपकी क्या आता है, ब्रेन ट्यूमर्स आ जाते हैं, और आपके पास फाक सेरिब्राई की कैल्सिफिकेशन आ जाती है। तो ये आपका बेसल सेल नेवाई सिंड्रोम की डिफरेंट अदर मैनिफेस्टेशंस थे ओरल के अलावा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें बात की हुई है कि जो हमारे पास ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स होता है उसका ग्रोथ पैटर्न क्या होता है। देखो, एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि यह आपका एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रो करता है। अगर ये आपका एक ओपीजी पे मैंडिबल है, ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर टीथ आपके बीच में होता है ना ओपीजी में, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है, तो ये आपके एंटीरियर आ गए, यहाँ पे आपके पोस्टीरियर्स आ गए, पीछे मैंने आपको एक रेडियोग्राफ दिखाया भी था पिक्चर में, ठीक है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर आपकी जो है ना इसकी वो होती है, एक्सपेंडेशन होता है सिस्ट का, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंडेशन है, ये इसको इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे आपके पास उसमें भी थे डेंटिजिरस सिस्ट में भी दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स बताए हुए थे ना, इसमें भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उन डिफरेंट मैकेनिज्म को जो दो चीजें गवर्न करती हैं, ठीक है, जो उनके मेजर फैक्टर्स हैं वो दो हैं, एक आपके पास एक्टिव एपिथेलियल ग्रोथ का, और एक आपके पास सेलुलर एक्टिविटी है, ठीक है। तो एपिथेलियल ग्रोथ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हायर माइटोटिक एक्टिविटी होती है, और प्लोरिफ्रेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। अच्छा, पहले
वाली तो बात थी एक्टिव एपिथेलियल ग्रोथ वाली, ठीक है। उसमें क्या बात की हुई थी कि हमारे पास हायर हायर मेटोटिक एक्टिविटी होती है और प्रोलिफरेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। सेलुलर एक्टिविटी के अंदर क्या बात की हुई कि जो आपके पास ये कहाँ हो रही होती है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है, ठीक है, सिस्ट के अराउंड, इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है कैप्सूल की वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, आपकी प्रोलिफरेटिंग एरियाज, जहाँ जहाँ पे प्रोलिफरेटिंग, क्योंकि उन्होंने बोला ऊपर, उन्होंने बोला कि प्रोलिफरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ जगह पे हो रही होगी। अगर ये सिस्ट है तो कुछ यहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही होगी, यहाँ पे सिस्ट बड़ी हो रही होगी, यहाँ पे नहीं हो रही होगी। जैसे ये ऊपर एक डायग्राम दी हुई थी, ऊपर एक पिक्चर दी हुई थी, ये वाली, इसको अगर मैं साफ करूँ, ठीक है, देखो ये इसमें देखो कहीं से सिस्ट बड़ी है और कहीं से छोटी है, यहाँ से सिस्ट बड़ी है, यहाँ से छोटी है, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन जो है, प्रोलिफरेशन आपकी एक सिस्ट एक जगह से बड़ी हो रही है, एक जगह से नहीं हो रही, तो कह रहा है प्रोलिफरेशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से बड़ी हो रही है, कहीं से नहीं हो रही है। अब जहाँ पे प्रोलिफरेशन हो रही है वहां पे आपकी सेलुलर एक्टिविटी हो रही है, वो ये बात कह रहा है नीचे, और जहाँ पे नहीं हो रही है वहां पे नहीं हो रही है सेलुलर एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, सेलुलर एक्टिविटी आपके पास किसके साथ एसोसिएटेड है, प्रोलिफरेटिंग एरियाज। एपिथेलियम में जो प्रोलिफरेटिंग एरियाज है वहां पे सेलुलर एक्टिविटी होगी, जहां पे प्रोलिफरेटिंग एरियाज नहीं है, जहां पे प्रोलिफरेशन नहीं हो रही, वहां सेलुलर एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो आपकी सिक्स की एक्सपेंडेशन को गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ओडेंटोजेनिक केराटिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंशाल्लाह होगा जिंजिवल सिस्ट, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी सवाल होता है, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन, और लाइक मुझे वो कर लें, मैसेज कर लें इंस्टाग्राम पे और एनीथिंग। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हेयर इट वाज एज वेल, आई गो ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ डॉक्टर बरीरा मुश्ताक, और डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड माय वीडियोस टू। थैंक यू।